अगर सिनेमा सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए होता है तो तैयार हो जाइए एक ऐसे अनुभव के लिए जो पहले कभी नहीं देखा। क्रिस्टोफर नोलन एक बार फिर लेकर आ रहे हैं अपनी सबसे बड़ी फिल्म द ओडिसी, जो 17 जुलाई 2026 को दुनिया भर में रिलीज होने वाली है। दमदार स्टार कास्ट में मैट डेमन, एनी हैथवे और टॉम हॉलैंड जैसे बड़े नाम शामिल हैं और फिल्म को पूरी तरह आईमैक्स कैमरों पर शूट किया गया है, वो भी असली लोकेशंस पर। क्योंकि अगर कोई कहानी हजारों साल तक जिंदा रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाए और आज भी लोगों को उतना ही रोमांचित करे, तो समझ लीजिए वो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक लीजेंड है। तो क्या आप तैयार हैं इस ऐतिहासिक कहानी को बड़े पर्दे पर एक नए अंदाज में देखने के लिए? अगर हाँ, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखकर जाइएगा। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। ओडिसी एक बहुत पुरानी ग्रीक कहानी है जिसे होमर ने लिखा था। होमर प्राचीन यूनान के सबसे महान कवियों में से एक माने जाते हैं। होमर के बारे में माना जाता है कि उनका संबंध आयोनिया क्षेत्र से था, जो आज के तुर्की के पश्चिमी हिस्से में है। उनके जन्म स्थान को लेकर कई शहर दावा करते हैं, जिसमें स्पिरना और चियोस खास माने जाते हैं। परंपरागत रूप से उन्हें एक अंधा कवि भी कहा जाता है, लेकिन सच ये है कि होमर के बारे में पक्की जानकारी बहुत कम है। उनके जीवन से जुड़ी कई बातें सिर्फ कहानियों और मान्यताओं पर आधारित हैं। आज के विद्वान ये भी सोचते हैं कि क्या होमर सच में एक ही व्यक्ति थे या फिर ये नाम उन कई कवियों के समूह का था जो उस समय कहानियां गाकर सुनाते थे। होमर ने दो बहुत प्रसिद्ध महाकाव्य लिखे, इलियड और ओडिसी। इलियड ट्रॉय युद्ध के आखिरी साल की कहानी बताती है, जिसमें अकिलीज और अगामेमन के बीच में विवाद दिखाया गया है। इसमें युद्ध, वीरता, सम्मान और देवताओं की भूमिका को बहुत अच्छे से बताया गया है। वहीं ओडिसी महाकाव्य का नाम ओडिसी इसलिए रखा गया था क्योंकि पूरी कहानी में जो मेन कैरेक्टर होता है उसका नाम ओडिशियस होता है, जो उसके दादा ऑटोलिकस ने रखा था। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत लोगों को नाराज और दुखी किया है, इसलिए बच्चे का नाम ऐसा होना चाहिए जो दुख और कष्ट से जुड़ा हो। इसीलिए उनका नाम ओडिशियस रखा गया था। ये नाम उनके जीवन से बिल्कुल मेल खाता है क्योंकि ओडिशियस खुद भी बहुत परेशानियां और दुख झेलते हैं और कई बार दूसरों को भी कष्ट देते हैं। इसका जिक्र ओडिसी महाकाव्य की पुस्तक 19 में बताया गया है। ये दोनों महाकाव्य खास तरह की ग्रीक भाषा में लिखे गए थे और पहले लोगों के सामने गाकर सुनाए जाते थे। ये दोनों कहानियां इतनी खास हैं कि इन्हें पश्चिमी साहित्य और संस्कृति की शुरुआत की नींव माना जाता है। ये महाकाव्य लगभग 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व की रचना है और इनमें कुल 24 हिस्से या किताबें हैं। ये कहानी ट्रॉय के युद्ध के बाद की है, जो करीब 10 साल चला था। इस कहानी में राजा ओडिसी की घर वापसी दिखाई गई है, जिसमें उसे 10 साल लग जाते हैं। रास्ते में उसे कई मुश्किलें और खतरों का सामना करना पड़ता है। इस महाकाव्य में बहादुरी, समझदारी, वफादारी, लालच से बचना और बदला लेने जैसे कई भाव दिखाए गए हैं, जो इसे आज भी दिलचस्प और सीख लेने वाली कहानी बताते हैं। कहानी शुरू होती है ओडिसियस के घर इथाका से, जहां उनकी गैर मौजूदगी में अराजकता फैली हुई है। उनका बेटा टेलीमेकस बड़ा हो चुका है और उसकी माँ पेनेलोप पिछले 20 साल से अपने पति का इंतजार कर रही है। इस बीच इथाका के कई युवा कुलीन ओडिसी की पत्नी पेनेलोप से शादी करने और राज्य पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और इथाका के राज्य पर कब्जा करना चाहते हैं। वे महल में रहकर राजघराने की संपत्ति भी बर्बाद कर रहे हैं। तभी देवता जियूस और इथेना की मदद से टेलीमेकस अपने पिता को ढूंढने निकलता है। वो पाइलोस के राजा नेस्टर और स्पार्टा के राजा मेनेलोस से मिलता है। वहाँ उसे पता चलता है कि उसके पिता अभी जिंदा हैं, लेकिन कैलिप्सो आइसलैंड पर फंसे हुए हैं। देवी एथेना के कहने पर देवताओं के राजा जियूस कैलिप्सो को आदेश देते हैं कि वो ओडिसियस को आज़ाद करे। कैलिप्सो ने ओडिसियस को अपने द्वीप पर 7 साल तक रोक रखा था। आज़ाद होने के बाद ओडिसियस एक छोटी नाव बनाकर समुद्र के रास्ते अपने घर के लिए निकल पड़ता है, लेकिन समुद्र के देवता पोसाइडन उससे नाराज होते हैं क्योंकि ओडिसियस ने उसके बेटे पॉलीफेमस को अंधा कर दिया था। गुस्से में पोसाइडन समुद्र में भयानक तूफान भेज देता है, जिससे ओडिसियस की नाव टूट जाती है। किसी तरह वो बचकर फेसिया नाम के द्वीप पर पहुंचता है,
जहाँ राजकुमारी नौसिका उसकी मदद करती है और उसे महल ले जाती है। वहाँ राजा अल्सीनस के सामने ओडिसियस अपनी पूरी कहानी सुनाता है। यहीं से ओडिसियस अपने पुरानी यात्रा की कहानी सुनाना शुरू कर देता है। ट्रॉय से लौटते समय सबसे पहले वो सिकोनेस आइसलैंड पर हमला करता है। इसके बाद वो लोटस ईस्टर्स आइलैंड पहुंचता है, जहां लोग एक खास फल खाते हैं। ये फल खाने के बाद लोग सब कुछ भूल जाते हैं और अपने घर वापस जाने की इच्छा भी खो देते हैं। ओडिसियस किसी तरह अपने साथियों को वहां से वापस लेकर निकलता है। इसके बाद वो एक बड़ी मुसीबत में फंस जाता है, जब वो और उसके साथी पॉलीफेमस नाम के एक विशाल राक्षस की गुफा में पहुंच जाते हैं। ओडिसियस चालाकी से उसे शराब पिलाता है और अपना नाम कोई नहीं बताता है। जब राक्षस सो जाता है तो ओडिसियस उसकी आंख फोड़कर अपने साथियों के साथ वहां से भाग निकलता है। लेकिन इस घटना से समुद्र के देवता पोसाइडन बहुत गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि पॉलीफेमस उसका बेटा था। इसके बाद ओडिसियस और उसके साथी एलोअस आइसलैंड पहुंचते हैं, जहां हवा के देवता एलोअस उन्हें एक थैली देते हैं। इस थैली में सारी गलत हवाएं बंद होती हैं ताकि वे आसानी से घर पहुंच सके। लेकिन ओडिसियस के साथी जिज्ञासा में आकर थैली को खोल देते हैं, जिससे तेज हवाएं निकल जाती हैं और उनका जहाज फिर से रास्ता भटक जाता है। इसके बाद वे लेस्ट्रिगोनियन आइसलैंड पहुंचते हैं, जहां नरभक्षी दानव रहते हैं और उनके लगभग सभी जहाज नष्ट हो जाते हैं। आगे चलकर वे सेसी आइसलैंड पहुंचते हैं, जहां जादूगरनी सेसी लोगों को सुअर बना देती है। लेकिन देवता हेमीस की मदद से ओडिसियस उस पर काबू पा लेता है। इसके बाद वो अपने साथियों के साथ 1 साल तक वहीं रहता है। आखिर में सरसे उसे सलाह देती है कि आगे का रास्ता जानने के लिए मृतकों की दुनिया यानी कि अंडरवर्ल्ड जाना होगा। मृतकों की दुनिया अंडरवर्ल्ड में ओडिसियस कई आत्माओं से मिलता है। अपनी माँ एंटिक्लिनिया, भविष्यवक्ता टाइरिसियस और महान योद्धा अक्लीस से टाइरिसियस उसे चेतावनी देता है कि हेलियोस यानी कि सूर्य देव के द्वीप पर उनकी पवित्र गायों को बिल्कुल ना छेड़े। इसके बाद ओडिसियस फिर से सेसी के पास लौटता है, जहां से उसे आगे का रास्ता पता चलता है। आगे बढ़ते हुए वो सायरन्स के पास से गुजरता है, जिनकी आवाज़ बहुत लुभावनी होती है। उनसे बचने के लिए उसके साथी अपने कान बंद कर लेते हैं और ओडिसियस खुद को जहाज के मस्तूल में बंधवा लेता है। इसके बाद उसे 2 बड़े खतरों का सामना करना पड़ता है, 6 सिर वाली राक्षसी और भयानक भंवर से। इसके बीच से गुजरते समय स्किला उसके 6 साथियों को खा जाती है। आगे थ्रिनेशिया द्वीप पर उसके भूखे साथी चेतावनी के बावजूद हेलियोस की पवित्र गायों को मारकर खा लेते हैं। इससे नाराज होकर जेउस बिजली गिराकर उनके जहाज को नष्ट कर देता है। इस हादसे में सिर्फ ओडिसियस ही बचता है और बहते बहते कैलिप्सो आइसलैंड पहुंच जाता है, जहां वो फंस जाता है। फेशिया के लोग ओडिसियस को उसके घर इथाका पहुंचा देते हैं। वहां देवी एथेना उसे भिखारी का रूप दे देती है ताकि कोई उसे पहचान न सके। वो अपने पुराने वफादार सुअर पालक यूमेयस के पास जाता है। इसी बीच उसका बेटा टेलीमेकस भी वापस आ जाता है और दोनों की मुलाकात हो जाती है। पिता पुत्र मिलकर एक योजना तैयार करते हैं। इसके बाद ओडिसियस भिखारी बनकर अपने ही महल में जाता है, जहां रहने वाले लालची लोग उसे अपमानित करते हैं। उसकी पत्नी पेनेलोप एक परीक्षा रखती है, जो ओडिसियस का धनुष खींचकर तीर चला देगा वही उससे शादी करेगा। कोई भी ये कठिन काम नहीं कर पाता। तब भिखारी बने ओडिसियस धनुष उठाकर आसानी से चला देता है और अपनी असली पहचान बताकर सभी शूटर्स को मार गिराता है। इसके बाद ओडिसियस अपनी पत्नी पेनेलोप को अपनी असली पहचान बताता है। वो एक खास राज बताता है उसके बिस्तर का, जो एक जैतून के पेड़ से बना था और जिसे सिर्फ वे दोनों ही जानते थे। ये सुनकर पेनेलोप को यकीन हो जाता है कि वही उसका पति है। लंबे समय बाद दोनों मिलते हैं और खुश हो जाते हैं। इसके बाद ओडिसियस अपने पिता लार्टिस से भी मिलता है। उधर जिन लोगों को ओडिसियस ने मारा था उनके रिश्तेदार बदला लेने के लिए हमला कर देते हैं। तभी देवी एथेना बीच में आकर सबको शांत कर देती है और लड़ाई रुकवा देती है। इस तरह 20 साल बाद ओडिसियस फिर से अपने परिवार और राज्य के साथ खुशहाल जीवन जीने लगता है। ओडिसी सिर्फ एक रोमांचक कहानी नहीं है, बल्कि ये घर, परिवार और समझदारी की जीत की कहानी भी है। इसमें ओडिसियस को कई गुणों वाला इंसान दिखाया गया है। वो एक बहादुर योद्धा भी है, चालाक नेता भी है, अच्छी कहानी सुनाने वाला भी और एक जिम्मेदार पति भी।
उसकी हर मुश्किल में उसकी समझदारी ही उसे आगे बढ़ने में मदद करती है। इस कहानी में पेनेलोप की वफादारी, टेलीमेकस का धीरे धीरे समझदार बनना और देवी एथेना का मार्गदर्शन बहुत अहम भूमिका निभाता है। यही बातें इस महाकाव्य को खास और हमेशा याद रखने लायक बनाती हैं। इसी वजह से फेमस फिल्म डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन द्वारा इस महाकाव्य को आज के समय में एक बड़ी और शानदार फिल्म के रूप में फिर से लाने की कोशिश की जा रही है। यानी पुरानी कहानी को नए अंदाज और आधुनिक तकनीक के साथ लोगों के सामने पेश किया जा रहा है, ताकि आज की पीढ़ी भी इसे आसानी से समझ और महसूस कर सके। क्रिस्टोफर ने इस फिल्म का नाम रखा है द ओडिसी। ये ओडिसी फिल्म 17 जुलाई 2026 को दुनिया भर में रिलीज होने वाली है। इसका पहला ट्रेलर जुलाई 2025 में सिर्फ सिनेमाघरों में जुरासिक पार्क रीवर्थ के साथ दिखाया गया था। अब इसका दूसरा ट्रेलर ऑनलाइन भी जारी कर दिया गया है, जिससे लोग इसे लेकर और ज़्यादा एक्साइटेड हो गए हैं। फिल्म में मैट डेमन ओडिशियस का किरदार निभा रहे हैं, वहीं एनी हैथवे उनकी पत्नी पेनेलोपी के रूप में नजर आएंगी और टॉम हॉलैंड उनके बेटे के किरदार में दिखेंगे, जिन्हें लोग आजकल स्पाइडरमैन के रूप में भी खूब पहचानते हैं। क्रिस्टोफर अपनी अलग और ख़ास फिल्म बनाने के अंदाज के लिए जाने जाते हैं। उनकी फिल्मों में कंप्यूटर ग्राफिक्स और विजुअल्स इफेक्ट्स का कम इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वे ज़्यादातर सीन असली तरीके से शूट करना पसंद करते हैं। इससे उनकी फिल्में ज़्यादा असली और दमदार लगती हैं। उदाहरण के लिए अपनी फिल्म टेनेट में एक प्लेन क्रैश दिखाने के लिए उन्होंने सच में एक असली हवाई जहाज़ को क्रैश करवाकर शूट किया था। इसी तरह द ओडिसी को बनाते समय भी उन्होंने पूरी मेहनत की है, ताकि ये फिल्म देखने में शानदार और असली लगे। द ओडिसी फिल्म को पूरी तरह से आईमैक्स कैमरा पर शूट किया गया है। इस कैमरे पर पूरी तरह शूट होने वाली ये पहली फिल्म है। अभी तक बड़े एक्शन सीन्स को शूट करने के लिए ही इस कैमरे का इस्तेमाल किया जाता था। आईमैक्स कैमरों के साथ नोलन का रिश्ता बहुत पुराना है। साल 2008 में आने वाली फिल्म द डार्क नाइट की शूटिंग के दौरान एक एक्शन सीन शूट करते समय दुर्घटनावश आईमैक्स कैमरा MSM 9802 एक ट्रक से जा टकराया और पूरी तरह से डैमेज्ड हो गया। उस वक्त तो उस कैमरे की कीमत $5 लाख थी, आज के हिसाब से $4.25 करोड़ रुपए। मज़े की बात यह भी है कि उस समय पर दुनिया में 4 ही आईमैक्स कैमरा मौजूद थे और एक टूट चुका था। आईमैक्स के कैमरा डिपार्टमेंट ने कुछ समय लेकर इस कैमरे को रिपेयर किया। नोलन की डार्क नाइट सीरीज की अगली फिल्म डार्क नाइट राइजेस की शूटिंग के दौरान एक और कैमरा टूट गया था। क्रिस्टोफर ने यह फिल्म डिजिटल कैमरों की बजाय पुराने रील फॉर्मेट में शूट किया है। फिल्म की शूटिंग अगस्त 2025 में पूरी हो गई थी, जिसके बाद इसका पोस्ट प्रोडक्शन काम शुरू हुआ। क्रिस्टोफर अक्सर असली और पारंपरिक तरीकों से शूटिंग करना पसंद करते हैं, इसीलिए उन्होंने इस फिल्म में भी वही तरीका अपनाया। शूटिंग के दौरान बहुत बड़ी मात्रा में फिल्म रील का इस्तेमाल हुआ। क्रिस्टोफर के मुताबिक इसमें 20 लाख फीट से ज़्यादा रील खर्च हुई, जो करीब 610 किलोमीटर के बराबर है। आसान शब्दों में कहें तो अगर इस रील को सड़क पर बिछा दिया जाए तो ये नोएडा से अयोध्या तक की दूरी जितनी लंबी हो सकती है। क्रिस्टोफर डार्क नाइट सीरीज के बाद से लगातार आईमैक्स कैमरास का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। कैमरे बहुत बड़े होते हैं और रील पर काम करने की वजह से काफ़ी शोर करते हैं। इसी कारण पहले इससे साफ डायलॉग रिकॉर्ड करना मुश्किल होता था, इसीलिए इन्हें ज़्यादातर एक्शन सीन शूट करने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अपनी नई फिल्म द ओडिसी के लिए क्रिस्टोफर ने आईमैक्स को चुनौती दी। उन्होंने आईमैक्स को कहा कि आप इस समस्या को ठीक करें। इसके बाद आईमैक्स ने नए कैमरे तैयार किए जो पहले से कम शोर करते थे और कलाकारों के पास जाकर उनकी धीमी आवाज़ में भी डायलॉग रिकॉर्ड कर सकते थे। साथ ही इन कैमरों का वजन भी कम किया गया, जिससे पहाड़ों और समुद्र जैसी कठिन जगह पर शूटिंग करना भी आसान हो गया। क्रिस्टोफर ने इस फिल्म को मोरक्को, ग्रीस, इटली, आइसलैंड और स्कॉटलैंड में शूट किया है, सिवाय लॉस एंजलिस के एक स्टूडियो के। सभी सीन आउटडोर शूट हुए हैं। जो भी सीन समुद्र के हैं उन्हें असलियत में समुद्र के पास ही शूट किया गया है। दानवों से लड़ते हुए सीन्स को आइसलैंड की गुफाओं में लालटेनों की रोशनी में उस वक्त शूट किया गया है जब बाहर जोरदार बारिश हो रही थी। इटली में फिल्म की पूरी कास्ट और क्रू को हर सुबह एक पहाड़ पर 900 फीट की चढ़ाई करनी पड़ती थी। समुद्र में यात्रा करने के सभी सीन सबसे बड़े आधुनिक वाइकिंग जहाज पर फिल्माए गए हैं। फिल्म के बाद क्रिस्टोफर ने कहा कि उनकी टीम और पूरी कास्ट जिस तरह से थकी हुई वापस आई थी वो उन्होंने इससे पहले कभी नहीं देखा।
आईमैक्स ने इस फिल्म के कुछ टिकट रिलीज से लगभग 1 साल पहले ही ऑनलाइन बेचने शुरू कर दिए थे। 17 जुलाई 2025 को जब फिल्म की शूटिंग अभी चल ही रही थी, तब आईमैक्स ने ऐलान किया कि ये टिकट दुनिया के 26 चुनिंदा सिनेमाघरों में उपलब्ध होंगे। इसमें अमेरिका के साथ साथ कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया और चेक रिपब्लिक के कुछ थिएटर भी शामिल थे। हैरानी की बात यह रही कि टिकट जारी होने के कुछ ही घंटों में 90% से ज़्यादा सीटें बुक हो गईं और फिल्म ने करीब $1.5 मिलियन की कमाई भी कर ली। आमतौर पर फिल्म रिलीज से इतना पहले टिकट नहीं बेचे जाते हैं, खासकर तब जब शूटिंग भी पूरी ना हुई हो। इसीलिए ये अपने आप में एक अनोखा और नया रिकॉर्ड जैसा माना जा रहा है। IMDb ने एक लिस्ट जारी की जिसमें उन्होंने बताया कि 2026 में किन फिल्मों का सबसे ज़्यादा इंतजार किया जा रहा है। इस लिस्ट में दी ओडिसी टॉप पर है। $250 मिलियन के बजट वाली ये फिल्म क्रिस्टोफर का सबसे महंगा और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। पैसों के फ्रंट पर ऐसा माना जा रहा है कि ये उनके मुताबिक अब तक की सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है। अगर आप इतिहास, रोमांच और सिनेमा का अनोखा संगम देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब देखना ये है कि ये कहानी बड़े पर्दे पर कितना जादू चला सकती है।